नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र, यानी कि भारत की नदियों के बारे में। और ये चैप्टर आप कॉपी में लिख लेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं कि मिड टर्म की तैयारी बहुत ज़ोर से चल रही है। यहाँ केवल आपको ऑप्शन नहीं लिखने, केवल आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, बाकी सब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंडो ब्रह्म नदी का भाग नहीं है? परख कीजिए। तो इसमें जो खा आंसर है, दक्षिण में गोदावरी और उसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं। निम्न में से कौन सा वक्तव्य गोदावरी नदी संबंधित नहीं है? तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये संबंध नहीं, जबकि ये करती है। तो ऑप्शन नंबर लास्ट का आपका हो जाएगा। ये यहाँ आपको ये मैच करना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ना। तो पहला जो आप देख पा रहे हैं कि ये पंचनद जो है वो कहाँ से निकलती है। तो ये पंचनद का आप ऑप्शन कहाँ लगाएंगे? पंजाब की 5 नदियों को नाम से ये कहा जाता है। ठीक है। पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल जो पर्वत क्या है? पीर पंजाल एक पर्वत श्रृंखला है जो यहाँ आ जाएगा। सतोपथ, सतोपथ क्या है? सतोपथ जो है एक हिमनद है, यहाँ आ जाएगा। चापर हिमनद है जो कि अलकनंदा नदी स्रोत का स्रोत है। यमुनोत्री, यमुनोत्री जो है क्या है? यहाँ से हिमालय, जहाँ से हिमनद है, यहाँ से यमुना नदी का स्रोत माना जाता है। कौन सी? यमुनोत्री। तो ये जो हो जाएगा आपका यमुनोत्री, जो यहाँ सारे आंसर यहाँ दिए हुए हैं, ये यहाँ चला जाएगा। गांधी सागर बांध जो है वो आपका कोटा नदी पर है, तो ये यहाँ आ जाएगा। यमुना, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा जो है ये आपका जो आप देख पा रहे हैं यहाँ चला जाएगा ये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप इसको मैचिंग कर लेंगे। आंसर आप नीचे दिए गए हैं। फिर से यहाँ पर फिर से दिया गया है कि यहाँ पर आपको फिर से ये मैचिंग करनी है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैचिंग करना, तो यह देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से कर लेते हैं इसको। गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ठीक है। गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। और आपका जो तो इसका इस तरह से आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा का, पहले का तीसरा, दूसरे का हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र कहाँ से? चौंगाई डुंगयुंग से निकलती है। और बचा आपका घाघरा, तो वो माचौजुंग से निकलती है। अब यहाँ कुछ कथन निष्कर्ष जो है वो दिए गए हैं। कथन निष्कर्ष को भी हमें देख लेते हैं कि हिमालय नदियाँ बारहमासी होती हैं। बिल्कुल सही है, बारहमासी होती हैं। प्रदेश को केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा मिलती है। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। केवल कौन सही है? आपका केवल ए सही है और सेकंड गलत है। निम्न में विशेषताओं के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। मानसरोवर के पार्क से मानसरोवर के निकट रक्षाताल से निकलती है। और रोपड़ में एक माखन का निर्माण करती है। शिवकला से बहती हुई पंजाब मैदान पर प्रवेश करती कौन सी नदी है? वो आपकी सतलुज नदी है, जो इस तरह से करती है। काबिनी, भवानी और अमरावती निम्न में से किस नदी की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं? तो ये जो है कावेरी की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। थोड़ा हम जल्दी करेंगे। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई नर्मदा नदी पर बनाई गई है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। निम्न में कौन सी नदी अपनी उत्थान भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चंबल नदी है, जो कि अधिकतर एमपी में पाई जाती है। भारत की नदियाँ प्रदूषित क्यों? ये क्वेश्चन कई बार आता है। ये क्वेश्चन अब हम क्या बात करते हैं? 2 नंबर क्वेश्चन की, कि औद्योगिक कूड़ा कचरा घरेलू क्रियाकलाप से निकलने वाले अपशिष्ट के गंदे नालों द्वारा बहाकर लाई गई नदियों में लाया जाता है। बहुत सारे शमशान घाट नदी किनारे बने होते हैं। कई बार मृत शरीर को या उनके अपशिष्ट नदियों में बहा दिया जाता है। कुछ त्योहारों, फेस्टिवल, मूर्ति पूजा, गणेश पूजा, दुनिया भर की धुलाई की जाती है। इससे कि क्या होता है कि नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। हिमालय उपवर्त नदियाँ कौन सी हैं? बाढ़, मार्ग परिवर्तन, तटीय अपरदन के लिए जानी जाती हैं। क्यों? नंबर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तित, तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी हैं जो भारी मात्रा में जल प्रभावित करती हैं, जिससे वर्षा ऋतु में भारी बाढ़ से असम्य तबाही मचती है। ब्रह्मपुत्र जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अवसाद बहाकर आता है, जिससे इसकी तली में अवसाद जमा हो जाता है और अपरदन करती प्राय मार्ग बदलने में भी
बहुत तेज है। जल संवर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाद द्रोणियों को कितने भागों में बांटा गया है? इसको बांटा गया है 3 भागों में। पहली प्रमुख नदी, इसका अपवाद क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें 14 नदी द्रोणियाँ शामिल हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदी। मध्यम में इसका प्रवाह 2,000 से 20,000 के वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदियाँ हैं, जिसमें कालिंदी, पेरियार, मेघना है। अब एक आता है लघु नदी द्रोणी, सबसे छोटी, इसमें 2,000 से भी कम का होता है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बढ़ने वाली बहुत सी नदियाँ आती हैं, जो बहुत छोटे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अति प्राचीन काल किन 3 भौगोलिक घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र को स्वरूप प्रदान किया है? पहला, टर्सरियई काल के दौरान प्रायद्वीपीय के पश्चिमी भाग का दसाव। दूसरा, हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग अवतरण हुआ, जिसमें न्यून्स द्रोणियों का निर्माण हुआ। इसी कालखंड में पश्चिमी दिशा से दक्षिणी पूर्व दिशा में झुक गया और इसका ढाल बंगाल की ओर बन गया। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नमामि गंगे परियोजना क्या है? इस परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। नमामि गंगे परियोजना एकीकृत संरक्षण मिशन है, जो जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका प्रथम उद्देश्य गंगा को प्रदूषित करने से रोकना है, गंगा नदी को संरक्षित कर उसकी कायाकल्प करना है। नदी द्रोणी और जल संवरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र नदी द्रोणी कहते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है और छोटी नदियां नाली द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संवर कहा जाता है। कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी किन 3 अपवाहों से विभाजित हुई है? पहला आपका आता है पश्चिम में सिंध, उसकी 5 सहायक नदियां हैं। मध्य में गंगा, उसकी सहायक नदियां हैं। और पूर्व में ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदियां हैं। नदी जल उपयोग से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं? एक समस्या क्या है? पर्याप्त मात्रा में जल का उपलब्ध ना होना। नदी जल प्रदूषण, नदी जल में भारी मात्रा में गाद का विद्यमान होना और जल भाव में ऋतु परिवर्तनशीलता का होना। अब बड़े क्वेश्चन में बात करते हैं, नदी जल उपयोग की सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। पहला पॉइंट है कि भारत में नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, परंतु समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं होता है। सदानी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती हैं, लेकिन अनियमित नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा काल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इस समय भी बढ़ा हुआ है। जब एक प्रदेश में बाढ़ आती है, दूसरे प्रदेश सूखा त्रासदी से रूप में रहता है। नदियों के जल की उपलब्धता उसके प्रबंधन में पूर्ण रूप से सामंजस्य नहीं है। जल आधिक्य क्षेत्र में कम जल क्षेत्र को संरक्षण स्थानांतरण साकार नहीं हो पाता है। कुछ क्षेत्रों में नहरी तंत्र के विकास ने इस ओर कदम बढ़ाया। इस क्षेत्र में काफ़ी कार्य होना आवश्यक है। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यह भारत ही नहीं, यह नदी संसार की बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। यह 3 देशों में होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर झील के निकट से चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। उद्गम स्थान में ब्रह्म हिमालय श्रेणी के समानांतर पूर्व की ओर बहती हुई एक पूर्ववर्ती नदी है। तिब्बत में से सांगपो के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ होता है पवित्र करने वाला। मध्य हिमालय में नमचा वरवा के निकट गहरे माखड्ड का निर्माण करती है। यहाँ से एक प्रक्षुब्ध व तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है, जहाँ से दियांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की में सदिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। देवांग, सिकांग, लोहित इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ से ब्रह्मपुत्र के रूप में जानी जाती है। असम घाटी में 750 किलोमीटर यात्रा कर अनेक से नदियाँ आती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश कर दक्षिण दिशा में बहती है, जिससे वहाँ यमुना कहा जाता है। अंत में पद्मा के साथ मिलकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन, तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी तंत्र की 5 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता है प्राकृतिक सौंदर्य उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रंबक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाली खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। गोदावरी अपनी सह नदियों के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर चल भाग ले जाती है। इसका जल ग्रहण 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर की ओर इसमें प्रवाहित पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। दक्षिण में इससे मंजिरा है और ये घास के द्वारा भारी बाढ़ भी लाती है। गोदावरी का दृश्य प्रपात जल रचना करती है। इसके डेल्टाई भाग में 9 संचालन
संभव होता है, यानी कि नाव चलाई जा सकती है। राजामुंडी के बाद ये नदी कई घाटाओं में विभक्त होकर डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, अपनी द्रोणी संस्कृति महत्व दोनों दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणित नदी है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गौमुख के निकट गंगोत्री से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के आपस में मिलने से या बाद में गंगा बनती है। गंगा नदी हरिद्वार मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह दक्षिणमुखी होकर दो धाराओं भागीरथी हुगली में विलीन हो जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसका नाम पद्मा हो जाता है। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर। यह भारत के सबसे बड़ा अपवाद तंत्र है। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 नदियाँ और दक्षिण में प्रायद्वीपीय निकलने वाली नदियाँ मौसमी नदियों में आकर मिल जाती हैं। गंगा यमुना सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ ग्राम गंगा, गोमती, घाघरा, गड्ढा, कोसी और महानंदा आदि नदियाँ हैं जो इसमें मिल जाती हैं। हिमालय अपवातंत्र और प्रायद्वीपीय अपवातंत्र में कोई 5 अंतर बताइए। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहले हम बात करेंगे हिमालय की। हिमालय अपवातंत्र, ये नदियाँ हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदानों में बढ़ती हुई बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। हिमालय अपवातंत्र नवीन है। यहाँ नदियाँ विसर्ग बनाती हैं और अपने मार्ग बदलती रहती हैं। ये नदियाँ हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों से जल प्राप्त करती हैं और साल भर बढ़ती हैं, इसलिए इनको 12मासी या सदानीरा नदियाँ कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरे साल पानी रहता है। ये नदियाँ अपने विकास की युवावस्था में हैं, अपने मार्ग में प्रवर्धन का कार्य करती हैं, अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा प्रसिद्ध डेल्टा है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय। ये नदियाँ पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। प्रायद्वीपीय अपवातंत्र पुराना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ सुनिश्चित मार्ग में बहती हैं और ये विसर्प नहीं बनाती हैं। ये नदियाँ वर्ष भर निर्भर करती हैं वर्षा पर और इसलिए ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। ये नदियाँ अपने विकास की प्रौढ़ावस्था में है। इसकी नदियाँ चौड़ी और उथली होती हैं और ये डेल्टा निर्माण नहीं करती। पश्चिम में बहने नदियाँ भारत में नदियों को जोड़ने के सामाजिक आर्थिक को महत्व को प्रमाणित कीजिए। पहला है कि बड़ी नदियों में जल शक्ति की भारी संभावनाएं हैं। हिमालय, मध्य में सतपुड़ा, पूर्व में छोटानागपुर, उत्तर पूर्व में मेघालय, पूर्वी और पश्चिमी घाट पर जल शक्ति की भारी संभावनाएं बन सकती हैं। यदि इन नदियों को अतिरिक्त जल को कम जल वाली नदियों में जोड़ दिया जाए तो कृषि सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति संभव हो सकती है। नदियों को आपस में जोड़ने के अन्य उत्पादन की क्षमता बढ़ जाएगी, जल शक्ति उत्पादन बढ़ जाएगा, साथ ही बाढ़ सूखे की स्थिति में राहत मिलेगी अगर नदियाँ आपस में जोड़ दी जाती हैं। नदियों का जोड़ना सरल योजना नहीं है, क्योंकि भारत उच्चावचन इसे दुष्कर रूप दे रहा है। अल्पकालिक रूप से नहीं बल्कि दीर्घकालिक आधार पर यह सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। निम्न में भारत के राजनीतिक रेखा 5 दर्शाइए, उनको बताइए नदी कौन कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, यमुना, चंबल, दामोदर, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती। ये आपको इस मैप में दर्शानी है कि कौन सी नदी कहाँ पर, ये कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो इस तरह से आपको ये निकालनी है। जैसे ब्रह्मपुत्र है ना, सिंधु इस तरह से सिंधु है ना, गंगा इस तरह से आपको ये सब मैप में ये दिखानी है। चंबल कहाँ है, महानदी कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, गोदावरी कहाँ है, नर्मदा कहाँ है, ताप्ती कहाँ है, इस तरह से ये नदियाँ आपको दिखानी है। तो ये कुछ चैप्टर जो आपको है कल और आज में कर लेना है ताकि कॉपी आराम से चेक हो सके। धन्यवाद।